गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बता रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने टॉपिक का नाम बताया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये टॉपिक का जो है आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है इक्वेशन का, वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ए नॉट एक्स है डी टू दी पावर एन वाई बाई डी एक्स टू दी पावर एन, ए टू एक्स डी टू दी पावर एन माइनस वाई बाई डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसी तरह से ए थ्री एक्स ए नॉट के बाद ए वन, ए टू एक डी टू दी पावर एन माइनस टू डी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट आप ले सकते हो पी एन एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आप एक्स का ही फंक्शन हो, तो इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर कह सकते हैं। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो साथ में लीनियर भी है। अब रह गया कि इसको हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात हो रही है तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मीनिंग है कि ये जो हमारा हायर ऑर्डर जो है एन, इसके साथ कोई फंक्शन एक्स का नहीं आना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। उसी के बाद अगर हमारे पास यहाँ जो सेकेंड एक ऑर्डर कम है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके साथ भी हमारे पास कांस्टेंट ही आना चाहिए। यहाँ पर अब पी नोट भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू होगा, पी वन कांस्टेंट होगा और पी टू की बात करेंगे तो ये भी कांस्टेंट अगर है, और यहाँ पर भी आपका जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। और यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हो एक्स का ही सिर्फ फंक्शन हो, एक्स एलॉन फंक्शन होना चाहिए, उसमें कोई और वेरिएबल साथ में नहीं होनी चाहिए, एक्स का ही फंक्शन ये होना चाहिए। तो इस तरह का फॉर्म का अगर इक्वेशन है इसे हम लोग कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल दे करके बता दूं। जैसे मान लीजिए टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ फंक्शन भी हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं आप इस तरह का अगर फॉर्म है इक्वेशन का, तो हम लोग सब जगह कांस्टेंट देख रहे हैं, वैल्यू हमारे पास है वेरिएबल टर्म के साथ, और यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स के टर्म ही ओनली। तो हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब रह जाती है बात कि इस तरह का इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो उसके बारे में मैं आप लोग को बहुत सिंपल तरीके में जल्द बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि ये इक्वेशन का नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इसको समझना चाहिए कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, और वो ट्रायल सॉल्यूशन के रूप में हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी अगर हमारा जो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर राइट साइड में अगर हमारा उस इक्वेशन का अगर ज़ीरो हो तो फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उस इक्वेशन के लिए ट्रायल सॉल्यूशन के रूप में क्या लें और देखें कि वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को या नहीं करता है। अगर राइट हैंड मेंबर में हमारा इक्वेशन अगर जीरो होता है, देखिए डी एन वाई डी एक्स टू दी पावर एन प्लस डी एन माइनस वन वाई डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यहाँ पर कांस्टेंट आप लेंगे।
मान लिया जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका राइट हैंड साइड 0 है, तब इस इक्वेशन का हम जो है एक सॉल्यूशन y इक्वल टू e⁻mx के रूप में ले सकते हैं। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो नो डाउट कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें me⁻mx मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो m² e⁻mx मिलेगा, तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो m³ e⁻mx मिलेगा। इसी तरह से हम चलते जाएं तो yn-1 का क्या मिलेगा, m का पावर में n-1 e⁻mx। इसी तरह से आगे बढ़े हम लोग yn पे जाएंगे तो हमें m का पावर n e⁻mx मिलेगा सक्सेसिवली। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है y का, y1, y2, y3, yn-1, yn, ये जितने भी डिफरेंशियल ऑर्डर का जो वैल्यू मेरे पास है सबको इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये जो है वैल्यू y इक्वल टू e⁻mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसके बदले में क्या भर सकते हैं, m⁻n e⁻mx, फिर साथ में है P1, इसके लिए क्या भर सकते हैं, m⁻n-1 e⁻mx। इस तरह से करते करते जब हम लास्ट में जाएंगे तो Pn और y के जगह में e⁻mx और इक्वल टू 0 डाल सकते हैं। अब इसमें से हम क्या देखते हैं कि e⁻mx हमारा कॉमन निकल करके आएगा, तो ये जो हमारा एक पार्ट आया, इस पार्ट को हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो इक्वेशन आया ये इसको एक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे। अब चूंकि ये जो है 0 के इक्वल कभी हो नहीं सकता है, e⁻mx डज नॉट इक्वल टू 0, जब भी होगा 0 के बराबर तो यही वाला पार्ट होगा, और ये इसको ही हम लोग कहेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आंसर्स को प्राप्त करेंगे जिसको कहेंगे ये वाला सॉल्यूशन, और इससे हम लोग प्राप्त करने के लिए उसको m का वैल्यू प्राप्त करना होगा इस इक्वेशन से, और फिर हम लोगों को यहाँ पर बारी बारी से देखना होगा कि m का क्या क्या वैल्यू है, पुट करके हम जनरल सॉल्यूशन को लिखेंगे। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जनरल सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका है। इसे आप लोग पहले कॉपी कर ले या देख लें, समझ ले बढ़िया से। हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के तरीकों को सीखेंगे। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके बारे में जान रहे थे ये है क्या। इसमें आपके पास 4 प्रकार के तरीके हैं। पहला, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड वाला जो है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा जो है, द रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स and not repeated। और फोर्थ जो है, the roots are
the roots are conjugate, complex and repeated। तो ये चार तरह से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम लोग प्राप्त करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो m का वैल्यू आएगा वो ये चार प्रकार का हो सकता है, और उस चार प्रकार के जैसे बारी बारी से हम लोगों के पास आएंगे टॉपिक, उसके बारे में हम लोग अलग सॉल्यूशन लिखने के तरीक़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कैसे लिखा जाता है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लेट m1 be a non repeated root of the auxiliary equation fm equal to 0, then fm equal phi m m minus m1 implies fd equal phi d m minus m1, sorry, m is d minus m1। Hence the value of y that makes d minus m1 equal to 0 must also make f dy equal phi d d minus m1 y equal to 0। अगर ये 0 बन जाता है तो ये पूरा का पूरा भाग ही 0 बन सकता है। अब हम लोग we take d minus m1 equal to 0। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें इस पार्ट से हम लोगों को 0 मिला, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या dy माइनस m1y इक्वल टू 0। अब इधर में dy इक्वल टू m1y, dy इक्वल टू m1y, तो आपको पता है कि ये जो है dy बाई dx हो जाएगा और ये m1y, यहाँ m1 dx हो जाएगा। इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेटिंग करने से हमें ये, अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए dy बाई y m1 dx, तो ये हमें मिलेगा log y इक्वल टू m1x। एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ लगा दिया जाए तो y इक्वल टू e टू दी पावर m1x। तो जैसा कि आपको मालूम है fm इक्वल टू 0, इसका जितना भी फैक्टर होगा बारी बारी से हम उसको देखते जाएंगे। तो मान लिया मैंने कभी एक फैक्टर था, तो एक फैक्टर से y इक्वल टू ई टू दी पावर m1x मिला। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि m1 m2 m3, जितना फैक्टर बनते जाएगा उतना हमारे पास यहाँ ये खड़ा होते चला जाएगा। तो सपोज करिए इसको मैं मिटा देता हूँ, देख तो लिए ही हैं आप लोग, समझ गए होंगे। अगर हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है और उसका ट्रायल सॉल्यूशन मैंने e टू दी पावर mx लिया था, जो कि सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को, उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि ये क्यों हमने लिया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो 0 के इक्वल टू रहता है, अगर उससे सारे, अगर लेफ्ट साइड का पार्ट अगर फैक्टराइज हो जाता है, सपोज कीजिए कि वो d m1 d m2 d m3 इस तरह से इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि 3 डिग्री का हो, 3 ऑर्डर का हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके 3 फैक्टर बने,
तो फर्स्ट वाला से हमें y इक्वल टू ई टू दी पावर m1x मिलेगा, सेकेंड वाले से हमें y इक्वल टू ई टू दी पावर m2x मिलेगा, थर्ड वाले से हमें ई टू दी पावर m3x मिलेगा। अब इन सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनों को हम एक साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। और चूँकि आपको पता है कि हर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट का जन्म हो जाता है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। जैसे सबको अभी हमने आपको पूरा उस समय दिखाया था dy बाई वाई इक्वल टू एम डी m1 dx। तो इसमें आपने देखा था कि log y m1x और साथ में यहाँ पर आपके पास c आया था। अब log लगाने, एक्सपोनेंशियल लगाने से y e टू दी पावर m1x प्लस c इस तरह हमें मिलेगा। तो e टू दी पावर m1x इंटू ई टू दी पावर c, तो इसको हम लोग c1 e टू दी पावर m1x भी लिख सकते हैं, इसको एक अलग से कांस्टेंट मानकर। तो अब जितना भी सारा हमारा आएगा तो इसमें एक c1 कांस्टेंट, c2 कांस्टेंट, c3, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका हो जाएगा c1 c2 सभी को ऐड कर दिया जाता है और इस तरह से आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू निकल जाता है। तो जितने सारे फैक्टर बनेंगे एक्सिलरी इक्वेशन में उतना सारा m का वैल्यू आएगा, और जितना सारा m का वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार कर सकते हैं पूरा। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का जो है, कैसे उस स्ट्रक्चर में हम लोग किस तरह से जाते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं और किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है, उसके टेक्निक मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसके बनाने के तरीके सिखाऊंगा, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके। तब तक आप लोग इसको देखें, समझें। थैंक यू।